हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी को मेरे इस YouTube क्लास में स्वागत है। आज मैं बिहार बोर्ड वर्ग 9 गणित अध्याय 2 लेकर आया हूं, जिसमें पिछले 2 वीडियो क्लास से चल रहे बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल्स के बारे में आगे की जानकारी शेयर करूंगा। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे आप ध्यान से अंत तक देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दें। जो विद्यार्थी, गार्जियन या शिक्षक पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, उनसे आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अब हम वीडियो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है शेषफल प्रमेय, जिसे अंग्रेज़ी में रिमाइंडर थ्योरम कहा जाता है। हम लोग अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। शेषफल शब्द से भी अंदाज कर रहे होंगे कि यह मुख्य रूप से भाग की क्रिया पर आधारित है। मैं प्रारंभ में छोटे छोटे उदाहरण देकर आप लोगों को बता रहा हूं, आप इसे ध्यान से देखें। आप सभी 15 में 6 से भाग दें। जब हम 15 में 6 से भाग देंगे तो 2 बार लगेगा और यहाँ 12 लिखते हैं। अब यहाँ ऊपर वाले से नीचे वाले को घटाते हैं तो 3 यहाँ आता है। आप सभी यह बहुत पहले से जानते होंगे कि यहाँ पर 3 को हम लोग शेष कहते हैं, यहाँ पर जो 2 है इसे भागफल कहते हैं, और इन दोनों को यह भाजक है और यह भाज्य है। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। आइए एक बार फिर से हम लोग रिमाइंड कर लें। भाग को अंग्रेजी में डिवीज़न कहा जाता है, भाजक अर्थात डिवीज़र, भाज्य डिविडेंड, भागफल को कोशेंट कहते हैं और शेष को रिमाइंडर कहते हैं। भाग की प्रक्रिया का यह महत्वपूर्ण सूत्र है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। यहाँ हम लोगों ने जो भाग की क्रिया किया है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 15 बराबर 6 गुना 2 जोड़ 3, अर्थात भाज्य बराबर यह भाजक है, भाजक और यह भागफल है, तो भाजक गुना भागफल जोड़ 3 शेष है, शेष। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। एक और उदाहरण को आप देखें। हमें भाग देना है 12 में 6 से। जब हम 12 में 6 से भाग देंगे तो फिर 2 बार यहाँ भाग लगेगा और यहाँ 12 लिखेंगे। अब शेष आ जाएगा 0। जब शेष 0 आ जाता है तो भाजक और भाज्य में एक रिश्ता बन जाता है। आप उस रिश्ते को ध्यान से देखें। इधर 6, इधर 12। 6 का गुणज है 12 और 12 का गुणनखंड है 6। 6 और 12 में जो रिश्ता है, 6 का गुणज है 12 और 12 का गुणनखंड है 6। गुणज अर्थात मल्टीपल और गुणनखंड अर्थात फैक्टर। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि भाग की क्रिया कैसे होती है। हम लोगों ने भाग में शामिल महत्वपूर्ण शब्दों को भी देख लिया। इन सब की जानकारी आप लोगों को पहले से भी होगी, आज इसे रिफ्रेश कर लिए हैं। अब हम अपने असल मुद्दे पर आते हैं। हमारा टॉपिक है बहुपद। तो जब हम लोग भाग की क्रिया को देखेंगे तो बहुपदों के भाग को ही देखना है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुपदों में भाग की क्रिया। बहुपदों में भाग की क्रिया से पहले हम लोग सरसरी तौर पर बहुपदों में जोड़ और घटाव की क्रिया को भी एक बार समझ लेते हैं। आप लोग अगर समझ रहे होंगे तो फिर भी जोड़ और घटाव की क्रिया को रिफ्रेश कर सकते हैं। आप ध्यान से देखें, x जोड़ x बराबर, इसका उत्तर हुआ 2x। अब हमें यह देखना है कि आगे जोड़ और घटाव की क्रिया कैसे होती है।
तो जोड़ और घटाव की क्रिया जब भी होती है तो सजातीय में, यानी एक जाति के जो भी पद होते हैं उन्हें जोड़ा या घटाया जा सकता है। एक जाति के पद कैसे हो सकते हैं आप देख लें। आप लोगों को मैंने बताया कि सजातीय व्यंजकों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। जो एक जाति के नहीं हो उन्हें आपस में जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। आप यहाँ उदाहरण देखिए, कुछ सजातीय का उदाहरण है। यहाँ देखिए x 2x -5x 12x 3/4x। आप देखें इसमें कौन सी बात सब में शामिल है, जो कॉमन है वो क्या है। सभी में एक ही चर है जो x है और सभी के घात 1 हैं, यानी इन सारे पदों में जहाँ भी चर x है उसका घात या उसका पावर 1 है। तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि एक ही चर राशि जिनके घात 1 हो, समान हो, वे सब सजातीय हैं। आप यहाँ देखिए x² 2x² -4x² 1/2x², इन सब में भी चर x है और इन सबों में घात 2 है। तो ये सब एक जाति के हैं, सजातीय हैं। आप यहाँ इसी तरह देखिए y 2y 5y -6y 2.5y, y² 3y² -12y² 4/7y², ये सब सजातीय हैं। अब इस उदाहरण में देखें, इसमें सजातीय और विजातीय सभी शामिल हैं। तो कौन कौन सजातीय हैं देखिए, यहाँ x है और यहाँ देखिए -7x है, तो ये दोनों सजातीय हैं। यहाँ y है तो इसके सजातीय इस लाइन में कोई भी दूसरा व्यंजक नहीं है। यहाँ देखिए x² और कोई दूसरा इस जाति का नहीं है। यहाँ 3y² y², ये दोनों सजातीय हैं। ये 12xy, इसमें 2 चर राशि है, बाकी किसी में 2 चर राशि नहीं है, तो ये इन सभी से अलग जाति के हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। एक और उदाहरण मैं आप लोगों को दे देता हूँ। आप इस उदाहरण को देखें। जोड़ना है इस बहुपद को इस बहुपद से। पहला बहुपद है 2x² जोड़ 3x जोड़ 7, दूसरा बहुपद है x² घटाव 6x जोड़ 2। तो इसको 2 तरीके से हम लोग जोड़ सकते हैं। एक सीधे सीधे दोनों को एक लाइन में लिख देते हैं और इन सब को हम लोग सरल कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। यहाँ देखिए एक जाति के 2x² और x², इन दोनों को जोड़ देंगे, यह 3x² हो जाएगा। जोड़ यहाँ देखिए 3x और -6x है, तो -6x है, एक माइनस है एक प्लस है, तो घटाने का काम होगा और चिन्ह माइनस होगा। तो यहाँ देख लीजिए ये माइनस हो जाएगा, -3x और +7 और +2, तो +9 हो जाएगा। इसे ऊपर नीचे लिख करके भी हम लोग कर सकते हैं। 2x² + 3x + 7 और नीचे लिख देते हैं x² -6x + 2। ऐसे लाइन खींच करके हम लोग यहाँ देखिए 2x² के सामने x² है, तो 2x² और x² 3x² हो जाएगा। जोड़ने पर यहाँ 3x है, -6x है, तो घट जाएगा, तो -3x हो जाएगा और यहाँ 7 और 2 9 हो जाएगा। अब इन्हीं दोनों बहुपद को हम घटाने का काम करते हैं, घटाएं। तो घटाने का काम भी हम लोग इन्हीं 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। तो घटाने के लिए हम लोग पहले ऐसे लिखते हैं 2x² जोड़ 3x जोड़ 7 एक ब्रैकेट में, घटाओ इन सब को एक ब्रैकेट में, x² -6x जोड़ 2। अगला स्टेप इसका होगा, यहाँ से ब्रैकेट हट जाएगा, 2x² जोड़ 3x जोड़ 7 माइनस। अब देखें ब्रैकेट के पहले अगर माइनस हो तो ब्रैकेट के अंदर के सभी का चिन्ह बदल जाएगा ब्रैकेट हटने पर। तो ये -x² हो जाएगा, यह +6x हो जाएगा और यह -2 हो जाएगा। अब आप देखें 2x² में से x² घटेगा तो सीधा x² बचेगा और यहाँ देखिए 3x प्लस है, यहाँ 6x भी प्लस है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 9x हो जाएगा और यहाँ 7 में से 2 घट जाएगा तो 5 बच जाएगा। यह आपका आंसर हो गया। इसको ऊपर नीचे भी हम लोग लिख करके इन्हें हल कर सकते हैं।
2x² जोड़ 3x जोड़ 7 और नीचे लिखना है x² घटाओ 6x जोड़ 2। अब हमें क्या करना है, घटाने का काम करना है। यहाँ जोड़ने का काम था, काम दोनों लगभग मिलता जुलता होता है, जोड़ का और घटाव का। देखिए, आप ध्यान से देखिए कि दोनों जगह क्या अंतर होता है प्रक्रिया में। यहाँ हम इस लाइन से इस लाइन को घटाना है तो नीचे वाला लाइन के सभी का चिन्ह हम लोग बदल देते हैं। यहाँ प्लस है तो इसके सामने नहीं लिख करके नीचे लिखेंगे, ये माइनस हो जाएगा। ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हम लोग लिखेंगे, इसको काट करके प्लस नहीं बनाना है। और यह जो है यह माइनस हो जाएगा, नीचे लिख देंगे। यह इससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पहले प्लस था जो माइनस हुआ, यहाँ पहले माइनस था प्लस हुआ, यहाँ पहले प्लस था माइनस होगा। तो अब देखें यह 2x² है, यहाँ -x² है तो अब x² बचेगा और यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस हो गया तो दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो 9x हो जाएगा। और यहाँ 7 में से 2 ये माइनस हो गया तो घट जाएगा तो +5 हो जाएगा। यह आपका आंसर हो गया। तो इन दोनों में से कोई तरीके से भी हम लोग हल कर सकते हैं। अब सरसरी तौर पर गुना का काम भी हम लोग देख लें। गुना में क्या होता है, एक चर वाले पद को जब गुना किया जाता है तो उनके जो गुणक होते हैं उनको आपस में गुना किया जाता है और उनके पावर को जोड़ा जाता है। जैसे देखिए आप x गुना x, तो यहाँ देखिए x का यहाँ घात 1 है, यहाँ भी x का घात 1 है तो गुना करने पर हो जाएगा x का घात 2। अब आप देखिए 2x² गुना 3x का पावर 4। अब देखिए इसका गुणक 2 है, इसका गुणक 3 है, इन दोनों को हम लोग गुना कर देंगे आपस में, 2 या 6 हो जाएगा। x का पावर 2 है और x का पावर यहाँ 4 है, दोनों पावर को जोड़ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, x का पावर 6 हो जाएगा। गुना करने में अगर एक साथ एक से अधिक भी चर राशि है तब भी गुना का कार्य हो जाएगा। आप देखें गुना 2xy, यहाँ गुणक 3 है, यहाँ गुणक 2 है, इन दोनों को गुना कर देंगे, 3 दूना 6। x² को x से गुना करेंगे तो x का पावर 3 हो जाएगा। y को किसी से गुना नहीं करना है तो y को ऐसे ही लिख दिया जाएगा। इस तरह से हमारा गुना का कार्य होगा। अब हम लोग बहुपद के भाग के ऊपर आते हैं। बहुपदों में भाग की क्रिया आप देखें, इसका पहला कंडीशन है कि जब भाजक एक पदी हो। एक पदी का मतलब कि जिसमें केवल एक पद हो, वैसे जैसे 2x यह एक पदी बहुपद है तो इससे इस बहुपद में भाग देना है। तो इसका बहुत आसान तरीका ये है कि हम लोग इसे इस प्रकार लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे 6x³ घटाओ 2x² जोड़ 4x बटा 2x। इसे हम लोग थोड़ा सा और सरल करके ऐसे भी लिख सकते हैं। यह हो जाएगा 6x³ बटा 2x माइनस, यह माइनस चिन्ह है, यहाँ हो जाएगा 2x बटा 2x 2x² बटा 2x और यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस दे देंगे 4x बटा 2x। इसे बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। आप इसे एक जगह अलग देखें, 6x³ ये क्या है, यह है 6 गुना x गुना x गुना x। आप ध्यान से देखें, या 6x³ को हम लिख सकते हैं 6 गुना x गुना x गुना x। इसके भाग में 2x है तो यह 2x का मतलब 2 गुना x, तो ऊपर नीचे अब 2 से 6 को हम काटेंगे 3 बार और एक x से एक x कट जाएगा तो क्या बचेगा, 3 गुना x मतलब 3x²। तो यह हो जाएगा 3x² घटाओ, यहाँ देखिए 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ x है तो एक पावर इसका घट जाएगा तो यहाँ सिर्फ x बच जाएगा और प्लस 2 दूनी 4 और x से x कट जाएगा तो 2 हो गया। हम लोग यहाँ देखें कि 2x से भाजक है, यह 2x से इसमें जब हम भाग दिए तो इतना भागफल आया, कोई भी शेष नहीं बच रहा है, यह हमारा भागफल प्राप्त होता है। अब आप इस बहुपद को एक बार फिर से देखें,
6x³ घटाओ 2x² जोड़ 4x। आप इसमें देखेंगे कि x सब में है और 2 सब में शामिल है, तो हम लोग 2 और x को अलग कर सकते हैं और इसको गुना लिख सकते हैं। 2 तिया 6x² घटाओ 2, यहाँ निकल गया, यहाँ से x निकल गया तो सिर्फ x बचा, जोड़ 2 दूनी 4 और x भी निकल गया। तो ये भागफल था, ये यहाँ आया और यह भाजक। तो भाजक गुना भागफल। थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि जिस प्रकार हम 12 से 6 में भाग दिए थे, 2 बार लगा, 12 आया, शेष 0 बचा। यह भाजक है, यह भागफल है, यह भाज्य है। तो आपको बताए थे कि 6 का गुणज 12 है और 12 का गुणनखंड 6 है। इसी प्रकार यहाँ भी हम लोग कह सकते हैं कि 2x का गुणज 6x³ घटाओ 2x² प्लस 4x है। इसी प्रकार यह इसका भी गुणज है, 3x² घटाओ x जोड़ 2 का भी यह गुणज है, क्योंकि इन दोनों के गुणा करने पर यह प्राप्त हो सकता है। और साथ साथ हम यह भी कह सकते हैं कि 6x³ माइनस 2x² प्लस 4x के 2 गुणनखंड 2x और 3x² घटाओ x जोड़ 2, इसके 2 गुणनखंड हैं। इस प्रकार गुणज और गुणनखंड को भी समझ लिए होंगे आप लोग। अगर गुणज और गुणनखंड में थोड़ी सी भी आप लोगों को किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं, मैं उसे और भी क्लियर करके आपको बताऊंगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब भाजक एक पदी से अधिक पद वाला हो तब हम भाग की क्रिया कैसे करेंगे। बहुपदों में भाग की क्रिया, जब भाजक एक से अधिक पद वाला हो। यहाँ एक उदाहरण हम लेते हैं। px एक बहुपद है, 3x माइनस 3x² जोड़ x³ घटाओ 5, और qx एक दूसरा बहुपद है, x माइनस 1। तो हमें px में qx से भाग देना है और शेषफल प्राप्त करना है। इसके लिए यह भाग की क्रिया कैसे कैसे हम लोग करेंगे, कौन कौन से कदम उठाएंगे, आप इसे ध्यान से देखें। इस भाग की क्रिया को करने के लिए हम कई स्टेप लेते हैं। सबसे पहला स्टेप है भाज्य और भाजक को मानक रूप में अर्थात स्टैंडर्ड रूप में लिखना है, अर्थात उनकी घातों के घटते हुए क्रम में। आप देख रहे होंगे कि हमें जो भाज्य मिला है वह है 3x माइनस 3x² जोड़ x³ माइनस 5। यह हमारा भाज्य है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर चर x का घात 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 0 है। तो हमें घात को घटते हुए क्रम में लिखना है, यानी बड़ा घात वाला सबसे पहले रहेगा और सबसे कम घात वाला सबसे अंत में रहेगा। तो इसे हम इस प्रकार फिर से अरेंज करते हैं। x³ घटाओ 3x² जोड़ 3x घटाओ 5। अब यह है अपने स्टैंडर्ड रूप में हुआ, जिससे कि हमें भाग की क्रिया करने में आसानी होगी। दूसरा स्टेप है हम भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग देते हैं। इससे भागफल का पहला पद प्राप्त होता है। देखें हमारा भाज्य है x माइनस 1, तो x माइनस 1 का पहला पद x है और भाज्य का पहला पद x³ है। तो x³ में हमें x से भाग देना है, तो लिखते हैं x³ बटा x। आप जानते हैं कि x³ का अर्थ होता है x गुना x गुना x भाग x। x से x कट जाएगा, x गुना x बचेगा, मतलब कि यह x² हुआ। तो यह भागफल का पहला पद हुआ। अब क्या करना है, तीसरे स्टेप में भाजक को भागफल के पहले पद से गुना करके इसे भाज्य के नीचे लिखकर घटाते हैं। तो अब हम लोग प्रॉपर विधि से भाग की क्रिया को करते हैं और इन स्टेप को देखते हैं। हमारा भाज्य है, यह स्टैंडर्ड रूप है, इसे हमें लेना है।
तो ये 3x नहीं होगा बल्कि x³ होगा, घटाओ 3x² जोड़ 3x घटाओ 5। हमें भाग देना है x - 1 से। तो दूसरे स्टेप में हम लोगों ने भाज्य के पहले पद में भाजक के पहले पद से भाग दिए, यानी x³ बटा x, तो हमें x² प्राप्त हुआ। और यह साथ ही यह बताया गया कि इससे भागफल का पहला पद प्राप्त होता है। तो भागफल का पहला पद हो गया x²। अब x² से x - 1 को गुना करना है, x² गुना x - 1। देखें क्या होता है, x² को x से गुना करेंगे तो x³ हो जाएगा, और x² को -1 से गुना करेंगे तो -x²। तो यह यहाँ लिख देना है x³ - x²। घटाया जाता है, आप लोगों को मैंने बताया है कि घटाने में नीचे वाले का चिन्ह बदल दिया जाता है, यह माइनस हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यह प्लस है और यह माइनस है, दोनों x³, एक प्लस है एक माइनस है, तो ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए -3x² और यहाँ +x² हो गया, तो बचेगा -2x², और जो बचा हुआ है उन्हें भी हम लोग लिख देते हैं 3x - 5। अब यह नया भाज्य प्राप्त हुआ, इसमें फिर हमें x - 1 से भाग देना है और वही प्रक्रिया करना है जो प्रक्रिया स्टेप 3 में बताया गया है। यानी कि यह भाज्य हुआ, भाज्य के पहले पद में भाजक के पहले पद से भाग देना है। आप देखें -2x² भाग x, x से जब हम भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, -2x। यह हमें भागफल का दूसरा पद प्राप्त होता है -2x। अब -2x से x - 1 में गुणा करना है, तो आपको यहाँ देखिए -2x से हमें x - 1 यह भाजक है, गुणा करना है। तो क्या हो जाएगा, यह -2x को x से गुना करेंगे x² हो जाएगा, और माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2x 1 से गुना करेंगे तो +2x, -2x को -1 से गुना करेंगे तो +2x हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे कि -2x² +2x, और अब हम लोग घटाने का कार्य करेंगे, नीचे वाले का चिन्ह बदल जाएगा, यह प्लस हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा, यह दोनों कट जाएगा, और 3x में से 2x घट जाएगा तो x बचेगा, x - 5 बचेगा। अब हमें x में x से भाग देना है, अर्थात नया भाज्य हमें प्राप्त हुआ, इसके पहले पद में भाजक के पहले पद से भाग देना है। x में x से भाग देंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा, 1 से 1 का मतलब +1, 1 से x - 1 में गुना करेंगे तो x - 1 हो जाएगा। अब देखें यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यह दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पर हमें -4 बचेगा। अब -4 में चर का घात 0 है, भाजक में चर का घात 1 है, तो यह कम घात वाली राशि अब हमें प्राप्त हो गई भाज्य। तो भागफल का कार्य पूरा हो गया। जब अंत में भाजक की घात से कम घात वाला शेषफल मिल जाए तो भाग का कार्य पूर्ण होता है। यह हमें शेषफल प्राप्त हुआ और यह हमारा भागफल हुआ। भागफल बराबर x² - 2x + 1 और शेषफल बराबर -4। अब हम लोग प्रश्नावली 2.3 पर आते हैं, लेकिन इससे पहले एक महत्वपूर्ण बात आप याद कर लें, इसे नोट कर लें। भाजक का शून्यक भाज्य में चर के स्थान पर देने पर शेषफल के बराबर राशि मिलती है। अर्थात यदि शेषफल की हमें जांच करनी है तो भाजक का शून्यक निकाल करके और भाज्य में चर राशि की जगह उसी मान को दे करके सरल करते हैं, तो अंत में जो राशि प्राप्त होती है वही शेषफल के बराबर होता है। अभी पिछले उदाहरण में हमारा भाजक था x - 1, तो आप जानते हैं कि शून्यक प्राप्त करने के लिए इसे 0 के बराबर लिख देते हैं, और अब x को इधर लिखते हैं और 1 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो x बराबर 1 हो जाता है। यही इस बहुपद का x - 1 बहुपद का यह एक शून्यक हुआ। इस मान को अर्थात x बराबर 1 को भाज्य वाले बहुपद में x के स्थान पर
देने पर और सरल करने के पश्चात जो राशि हमें प्राप्त होती है वही इस भाग की क्रिया का शेषफल होता है। यह बात आप लोग अच्छी तरह से याद रखेंगे। और आज का यह वीडियो अधिक लंबा हो जाने के कारण मैं प्रश्नावली 2.3 को दूसरे वीडियो पर ले जा रहा हूं। वह वीडियो भी इसके कुछ ही देर के बाद अपलोड हो जाएगा। दोनों भाग अर्थात अभी चैप्टर के मूल बिंदु को जिस तरह से मैंने समझाया और प्रश्नावली 2.3 को हल करते हुए वीडियो लगभग 55 मिनट का हो जा रहा था। मैंने इसलिए इस पूरे वीडियो को 2 भागों में बांट दिया। तो पहला भाग यह है, इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.3 को हल करेंगे। तो बाकी बातें अगले वीडियो में। आप सभी कमेंट के द्वारा अपनी समस्या को मुझे ज़रूर बताएं। मैं सभी का उत्तर देने की पूरी प्रयास करूंगा। तो हम लोग अगले वीडियो में प्रश्नावली 2.3 के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं।